नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व इन्हें आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के कथानक एपिसोड में यह बताने की कोशिश की गई थी कि जो यानी कट्टर किस्म के समर्थक हैं कुछ राजनीतिक दलों के, तो उनके बीच में भी यदि देश की बात की जाए, देशभक्ति की बात की जाए, एकता की बात की जाए, तो अंततोगत्वा जो है वो इस बात को मानते हैं, इस बात का समर्थन करते हैं और स्वीकारते हैं। और उसमें यह भी स्पष्ट किया गया था कि साधन की कमी के कारण, टीम की कमी के कारण यदि बार बार यही बात उनके सामने रखी जाए, उनको समझाया जाए, उनसे निवेदन किया जाए और एक ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाए, तो यह निश्चित रूप से जो है वो जातिवाद को छोड़ सकते हैं, संप्रदायवाद को छोड़ सकते हैं, प्रांतवाद को छोड़ सकते हैं, भाषावाद को छोड़ सकते हैं। तो कुछ नमूने जो है प्रयास के रूप में नमूने के तौर पर ही एक प्रयास किया गया था और उसके बहुत ही उत्साहवर्धक और रचनात्मक परिणाम भी देखने को मिले थे। तो कल के कथानक में यह बताया गया था कि समाजवादी पार्टी या मुलायम अखिलेश के समर्थक से जो बात हुई थी और फिर जो बहुजन समाज पार्टी माने जो मायावती के जो समर्थक है उनसे भी जो बात हुई थी, उन लोगों ने इस बात को तस्दीक किया था कि इस मुल्क को जो कि भारत के संविधान के आधार पर आधारित है और सारी संस्थाएं उससे संचालित हैं, तो जातिवाद और संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता के आधार पर इस मुल्क को माने काफी दिनों तक खींचा नहीं जा सकता। ये कहना उनका है और वो भी इस बात को मानने को तैयार है कि भाई जातिवाद जो है सत्ता हथियाने का उनका एक हथकंडा हो सकता है, लेकिन इस भारतीय समाज के लिए और इस देश के लिए बहुत बड़ा अभिशाप और जहर है, बहुत दुश्मन है। इस बात को यानी उनके समर्थक भी मान रहे थे। बस उनका ये कहना था कि साहब सभी जातिवाद करते हैं, तो हम भी इसको जहर मानते हुए भी अपने राजनीतिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए ये उनकी मजबूरी होती है। तो उनका कहने का मतलब कि इस जहर को निकालने के संघर्ष के बजाय वो अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए जो है
इसका सहारा लेते हैं। तो इनके समर्थकों का, खास करके मुलायम अखिलेश के जो समर्थक हैं, मायावती के जो समर्थक हैं, इस बात को मानते हैं कि भाई ये समाज का अभिशाप है और इसको दूर किया जाना चाहिए। ये बात जो है वो निकल के आ रही थी। अब मैं आपको जो अच्छा इसके पहले एक आवश्यक ये बात बतानी है कि ये जो ताकतें हैं हमारे समाज में, विघटनकारी ताकतें जो कि जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद इत्यादि जो इस देश के लिए जो जहरवाद है, इसके आधार पर जो चुनाव लड़ती हैं, चुनावी गणित बनाती हैं और हमारे भारतीय भाई बहनों को मानसिक गुलाम बनाती है और उनसे जो है वोट छीन लेती है, मानसिक गुलाम बना करके, और सत्ता हथियाती हैं। ये सत्ता हथियाने का ये साजिश करती हैं। तो ये जब सबसे बड़ा अभिशाप जब इनको वोट मिल जाता है, हमारे भारतीय भाई बहनों का जब इनको वोट मिल जाता है, तब ये ताकतें जो है और चौड़ा हो जाती हैं और फिर वही गतिविधि जो है पूरे यानी पूरे आयाम के साथ, यानी इन्हें फुल फॉर्म, इन्हें फुल स्विंग, वही जातिवाद, वही संप्रदायवाद, वही भाषावाद, वही प्रांतवाद जो है, जब इनको अपने भारतीय भाई बहनों का, और वो भारतीय भाई बहन वही उसी मानसिक गुलामी में, जातिवाद के मानसिक गुलामी में, संप्रदायवाद के मानसिक गुलामी में, भाषावाद के मानसिक गुलामी में, प्रांतवाद के मानसिक गुलामी में जब इनको वोट मिल जाता है तो ये फिर और चौड़े हो जाते हैं और इनकी गतिविधि रुकती नहीं है। और भुगतता कौन है? हमारे भारतीय भाई बहन। यही तो अभिशाप है। मतलब कि भारत के संविधान के अनुसार भारत के संविधान को हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, देश के, हमारे मुल्क के इतने बड़े विद्वान और परम राष्ट्रभक्त डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे देश के अनमोल रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर इत्यादि के सहयोग और उनके अथक परिश्रम, वो भी 3.25 साल से अधिक, इस परिश्रम से जो भारत का संविधान बना, भारत के संविधान के आधार पर हम सभी नागरिकों को मताधिकार का, राइट टू वोट का, फ्रेंचाइज का एक अमोघ अस्त्र मिला। अब वो अस्त्र जो है वो हमारे पास है। ये जो है जो विघटनकारी ताकतें हैं, हमको उसी जातिवाद, उसी संप्रदायवाद, उसी सांप्रदायिकता, उसी भाषावाद, उसी प्रांतवाद में हमको मानसिक गुलाम बना करके हमसे जो है वो वोट जो है वो छीन ले जाती हैं, यानी छीनती जा रही हैं, छीन ले जाती हैं, छीनती जा रही हैं। तो इसमें जो प्रमुख भूमिका है हमारी है, क्योंकि हमारी मानसिकता के आधार पर ही वो इस तरह का षड्यंत्र जो है करने में सफल होती हैं। इस चीज को समझना पड़ेगा। तो इसलिए भारतीय जनता दल जो है पूरा जो है मैंने इसका जिसको फोकस करते हैं, यानी पूरा केंद्रित करते हैं कि अपने आवाम को ही जो है निवेदन किया जाए, उनको समझाया जाए। अभी फिलहाल जो यूट्यूब के वीडियो के पैगाम के माध्यम से कि आप इस देश में आप अपने वास्तविक वजूद पे आइए। यह देश जो है भारत के संविधान पर आधारित और उसके द्वारा संचालित, नियंत्रित, आदेशित और निर्देशित होने के कारण जो है हमारा यह देश हमारा जो है वो भारत गणराज्य है और भारतीय गणतंत्र है और इंडियन रिपब्लिक है।
और हम सभी लोग इसके भारतीय नागरिक हैं। ये वास्तविकता, इस वास्तविकता को पहचानिए और उसी के अनुसार आप जो है आप वो भावना लाइए, वो जज्बा लाइए और आचरण और व्यवहार करिए। इसी का बहुत बड़ा अभाव है। और ठीक इसके विपरीत जो है ये विघटनकारी ताकतें सिखाती है कि आप भारतीय नागरिक नहीं हैं, आप जो है आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप जो है वो ठाकुर क्षत्रिय या राजपूत हैं, आप ब्राह्मण हैं, आप तमिल हैं, पंजाबी, इस तरह की बात वो सिखाती है। और हम भी उसी तरह के मानसिक गुलामी में उसी मानसिक गुलामी के दलदल में मैंने उसमें फंस करके इन विघटनकारी ताकतों को चुनाव ऐसे मौकों पर जो है उनको ताकतवर बनाते हैं, जबकि उसी अमोघ अस्त्र से ऐसी ताकतों का विनाश करने की आवश्यकता है। तो अब जो है, अब जैसे ये आपका विधानसभा के चुनाव हिमाचल में आया, हिमाचल का तो हो गया और गुजरात का भी बाकी है। रिपोर्ट इस तरह की आ रही है कि जनता में कुछ आक्रोश तो है, यानी इन बातों को लेकर के वोटिंग परसेंटेज घट रहा है। वोटिंग परसेंटेज घटने का संकेत ये है कि लोग जो है इन पार्टियों से, मतलब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी इत्यादि से खिन्न होकर के जो है वो घरों से निकलते नहीं हैं। तो इस प्रकार जो है वोटिंग परसेंटेज घट जाता है। हमारा और भारतीय जनता दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और आदरणीय मतदातागण भारतीय भाई बहनों से ये विनती है कि जो भी आपका गुस्सा है, जो आपकी खिन्नता है, घरों में बैठने से वो जो है उससे उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी, उससे कुछ भी काम, उससे कुछ भी लक्ष्य जो है सधेगा नहीं। घरों के बाहर निकलिए और जो है नोटा का इस्तेमाल करिए। और नोटा का प्रतिशत जो है, यदि वो नोटा का प्रतिशत 10% या 20% या 50%, 60% भी रहेगा तो वो असर नहीं करेगा। नोटा का प्रतिशत जो है 95% तक पहुंचाइए, अपने आप जो है मामला खुल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि मान लीजिए 95% नोटा पड़ा, कुछ ईवीएम मशीन में मान लीजिए तिकड़म है कि उस 95% को वो दिखा नहीं रहा है, वो 95 को दिखा रहा है 5, मान लीजिए 5 दिखा रहा है, 10 दिखा रहा है। लेकिन जो शेष 5% जो 5% जो वोटिंग जो दिखाई जाएगी, अपने आप जो है स्पष्ट हो जाएगा कि बाकी 95 नोटा पर ही गया है। तो 5% और 5% की वोटिंग पर जब ये लोग जीतेंगे, अपने आप ये मामला देश के सामने बिल्कुल उजागर हो जाएगा। तो यदि ईवीएम मशीन में नोटा के प्रति तिकड़म होगा या इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय का वो फैसला बीच में आएगा। एक फैसला उनका है कि नोटा का प्रतिशत कुछ भी हो जाए, लेकिन नोटा को छोड़ करके जो वोट पड़े हैं उसी के आधार पर जो है वो हार जीत होगा। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कुतर्क दिया कि यदि नोटा के आधार पर यदि फैसला होने लगे तो विधानसभाओं का और लोकसभाओं का गठन कैसे होगा। अब इस तरह की जो मानसिकता है सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय की, जिस पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन देश को देखना है कि यानी सर्वोच्च न्यायालय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका वगैरह इस बात को देखे कि इस हमारे समाज से समाज विरोधी और देश विरोधी और विघटनकारी ताकतों को सफाया करना है कि ये इन्हीं ताकतों के आधार पर जो है वो विधानसभा का, लोकसभा का गठन और इन्हीं के आधार पर इस तरह की वो सरकार लानी है। तो ये सोचने का विषय है।
उस फैसले को देख करके हमको काफी माने आश्चर्य हुआ कि इस तरह की सोच। और शायद उसमें मुख्य न्यायाधीश थे बोबडे साहब, शरद अरविंद बोबडे, आदरणीय शरद अरविंद बोबडे जो कि मुख्य न्यायाधीश थे। तो उनकी अध्यक्षता में ये फैसला हुआ था कि नोटा का प्रतिशत कुछ भी हो जाए, जो है उस नोटा के आधार पर फैसला बिल्कुल नहीं होगा। फैसला होगा जो नोटा के अलावा जो मत पड़ा है, और उस पर जो है वो जीत हार का फैसला होगा। क्योंकि यदि ऐसा किया गया तो लोकसभा का गठन, विधानसभा का गठन कठिन होगा। बोबडे साहब से यह देश पूछना चाहता है कि इन विघटनकारी ताकतों का सफाया करना है या इन विघटनकारी ताकतों के आधार पर जो है ये वातावरण बनाना है। इसी जो है वो इस बात को तो वो सोचे ना। तो खैर ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी जब 95% या उससे ऊपर जो है नोटा पड़े, तो सब के सब जो है वो बेनकाब, खाली मतलब है सब बेनकाब हो जाएंगे। इसलिए गुजरात का जो चुनाव विधानसभा का है, शायद वो मतलब कि 5 को है, एक 7 को है। तो इसके बाद जो है तो इन तारीखों को आप 100% घरों से निकलिए और इन जो विघटनकारी ताकतों को, उन विघटनकारी ताकतों में जीएनपीसी कांग्रेस भी है। जीएनपीसी मतलब गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस, मतलब कांग्रेस भी है, और ये भारतीय जनता पार्टी भी है, और अन्य पार्टियां भी हैं, और जो है आपके ये जो आम आदमी पार्टी इत्यादि भी है। ये इस देश की विघटनकारी ताकतें हैं। इस देश को कबूल नहीं है। तो इनका निपटारा जो है इन्हीं सब मौकों पर, चुनाव मौकों पर करना होगा। तो मैंने आपसे अनुरोध है, विनती है, और भारतीय जनता दल का आग्रह है कि घरों में मत बैठिए, अपना गुस्सा, अपनी खिन्नता ईवीएम मशीन पर जाहिर करिए, और 95% से ऊपर नोटा का इस्तेमाल करिए। रास्ता यहीं से बनेगा बेहिचक। भारतीय जनता दल जो है वो कई बार कह चुका है, लेकिन ये बात समझने की है कि जो है नोटा का इस्तेमाल करिए, और विशेष करके अभी वास्तव में मैंने साधन की कमी है, ये तो मैंने वो मैंने बताया गया है, लेकिन सोशल मीडिया भी एक सशक्त माध्यम है। इसके द्वारा भी जागरूकता जो है पैदा हो सकती है। तो अभी सोशल मीडिया के, यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से जो भारतीय जनता दल प्रयास कर रहा है, और इस प्रयास में हमारे यदि सभी भारतीय भाई बहन अभी इस वीडियो को तो देखने वाले अभी कुछ लोग देखते हैं, लेकिन सभी देखते हैं ऐसा नहीं है। तो सभी इसको देखें, सभी इसको समझें, सभी इसके महत्व को जानें, और भारतीयता का माहौल लाएं, और कम से कम जो गुजरात का चुनाव है, इसमें भारतीयता के माहौल पर, भारतीयता के आधार पर एक होकर के इन समाज के विघटनकारी जो ताकतें हैं, राजनीतिक दलों के वेश में, भारतीय जनता पार्टी के रूप में, जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी काकस या कांग्रेस के रूप में, आम आदमी पार्टी के रूप में, इनका निपटारा करना है, इनका जो है इनका विनाश करना है। और ये निवेदन जो है भारतीय जनता दल सिर्फ अपनी ओर से कर रहा है ऐसा नहीं है। इनके विषय में हमारे शहीद आजम भगत सिंह ने पहले ही ये नजरिया जो है वो पेश कर चुके हैं।
उन्होंने अपनी जो किताब जो 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 उन्होंने लिखा था कि वो नास्तिक क्यों बने, वाई आम एथिस्ट करके वो किताब जो लिखे हैं उसमें उन्होंने यही लिखा है कि हम जो है हम लोग जो है मतलब कि भगत सिंह है, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह इत्यादि लोग जो है अपनी कुर्बानी शहादत प्राण दे करके गोरे अंग्रेजों को तो भगा देंगे, लेकिन इसके बाद जो इसी देश से जो पैदा हुए हैं जो काले अंग्रेज जो कि इन्हीं से शिक्षा दीक्षा लेकर के उनसे भी अधिक खतरनाक हैं, जो कि जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद के आधार पर इस देश को बांटते रहेंगे, उनका विनाश करने की जिम्मेदारी जो है हम पर या उनके जाने के बाद अब जो आगे आने वाली संतानें और पीढ़ियों पर है। तो भारतीय जनता दल उन्हीं के आशीर्वाद से और उन्हीं के निर्देश को और उन्हीं के प्रेरणा स्वरूप वही निवेदन कर रहा है कि इन विघटनकारी ताकतों का विनाश करना है, और विनाश करने का मौका यही है। और उसका उपाय क्या है? नोटा जो है, नोटा के प्रति अन्याय जरूर है, नोटा के प्रति जो है चुनाव आयोग के द्वारा भी अन्याय है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी अन्याय है, लेकिन वो अन्याय जो है उजागर तब होगा जबकि नोटा का प्रतिशत जो है 95 के ऊपर जाए। तो अपने आप जो है ये दोनों के दोनों चुनाव आयोग भी और सुप्रीम कोर्ट भी ये भी बेनकाब हो जाएंगे। तो अब गुजरात में जो रहने वाले भारतीय भाई बहनों के भी विषय में जरा सुन लीजिए। तो चूंकि मैं गुजरात में नौकरी कर चुका हूं, तो एक मित्र मिले, तो उनसे बात होने लगी, व्यक्तिगत तौर पर बात होने लगी। उनका कहना है कि वो कह रहे थे कि मोदी जी के प्रति गुजरात के लोगों में बड़ी आस्था है और कांग्रेस का भी कोई विशेष अस्तित्व नहीं है, या आम आदमी पार्टी बिला वजह उछल रही है, थोड़ा बहुत वोट जरूर मिल जाए लेकिन सीट फीट उसको नहीं मिलेगी। और मोदी जी को जो गुजरात वाले बहुत मानते हैं, और यदि कुछ गलती भी वो कर दे तभी उस पर वो ध्यान नहीं देते हैं। इस तरह की बात वो करने लगे। तो और मोदी जी ने बहुत कुछ किया है, और विकास के अलावा जो है खास करके जब वो उनके मुख्यमंत्री बनने के पहले पीने के पानी की समस्या बहुत ही ज़्यादा भयावह थी। खास करके सौराष्ट्र का एक क्षेत्र है और वहाँ पर जो है पीने के पानी की समस्या वो बराबर रही, और ये एनपीसी की सरकार जो है 60 साल तक रही और ये हमेशा उस प्रदेश को लूटती रही और इसने कुछ नहीं किया। और मोदी जी ने कम से कम जो है नहर बनवाए और नर्मदा का पानी ले गए वहाँ, यानी सौराष्ट्र ले गए और तमाम विकास और काफ़ी वो विकास करवाए, यहाँ तक कि वो सिंगापुर के स्तर के शहर उन्होंने अहमदाबाद इत्यादि को बनवा दिया। अहमदाबाद हुआ, बड़ोदरा इत्यादि को, और अब तो और आगे बढ़ा रहे हैं। और कई अंतर्राष्ट्रीय जैसे कि आपका धोलेरा अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और ये आपका लॉजिस्टिक पार्क और उद्योग की तमाम बातें। तो वहाँ के लोग जो है चाहे किसान हो चाहे व्यापारी हो, जो वो उन्हीं को मानता है। तो हमने उनसे पूछा कि यदि देश की बात रखी जाए अपने गुजरात में रहने वाले भारतीय भाई बहनों के सामने, तो महत्व किसको देंगे, देश को या मोदी जी को? तो वो मैंने एक आवेश में बोल गए कि इस स्थिति में भी लोग मोदी जी को ही महत्व देंगे, ये बोले वो। तो मैंने कहा यदि ये स्थिति है कि गुजरात के भारतीय भाई बहन देश की अपेक्षा मोदी जी को महत्व दे रहे हैं, मान लीजिए ऐसी स्थिति है, तो बहुत ही घातक स्थिति है। जब ये सोच हो जाए कि भाई देश से भी बड़ा व्यक्ति है, तो ये बहुत ही एक डेंजरस सिचुएशन है।
तब वो समझ गया कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं, देश तो सबसे बड़ा है। मैंने कहा देखिए, ऐसी घातक स्थिति जो है पैदा किए थे इस देश की जो सबसे अभिशाप जो पार्टी है जेएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडियाल चौकड़ी काकस, तो वो इंदिरा गांधी के जमाने में वो ये कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ करता था, देवकांत बरुआ। वो सरेआम उसने बोला कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। मतलब कि ये देश, ये इंदिरा खुद एक देश ही है। और जो वो बता रहे थे कि मैंने किस आवेश में बोल गए कि यदि देश और मोदी जी की बात है तो यहाँ के लोग जो है देश से भी ऊपर मानेंगे मोदी जी को। तो हमने उनको आगाह कि यदि ये स्थिति है तो इस पूरे मुल्क के लिए, गुजरात के लिए बहुत बहुत घातक है। तब वो माने कि नहीं नहीं, देश का महत्व तो है, देश के आगे कोई भी किसी का भी माने क्या महत्व है। हमने कहा कि देखिए, जितनी बातें आपने बताई, मोदी जी ने बहुत विकास किया, बिल्कुल निसंदेह उन्होंने विकास किया। अब देश का भी विकास कर रहे हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। लेकिन प्रश्न है भारत की इज्जत का। अब सवाल इस बात का है कि इन्होंने भारत को बहुत मान बढ़ाया है, तो विदेशों में इस तरह से मान बढ़ाया है। लेकिन ये हमारे देश को याद रखना चाहिए कि विदेशों में तमाम मान बढ़ाने की दौड़ में वो नेहरू जो है इस देश के साथ बड़ी गद्दारी किया है। हम ये नहीं कहते कि मोदी जी ने गद्दारी किया है, लेकिन वो नेहरू भी अंतर्राष्ट्रीय यानी लोकप्रियता, अंतर्राष्ट्रीय ख्यात अर्जित करने के नशे में, दौड़ में इस देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है और इस मुल्क के साथ गद्दारी की है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्यात का कोई मतलब नहीं है। और ये और उसको बल्कि और उसको शब्दों में जान लीजिए कि अमेरिका की नज़रों में, यूरोप की नज़रों में हम बहुत वाहवाही लूट लें, उसका कोई मतलब नहीं होता है। ये बहुत घोर स्वार्थी किस्म के देश हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप के देश। तो इनसे वाहवाही जो है वो लूटने का कोई मतलब नहीं है। बल्कि चीन तो जो है बराबर इन देशों को ठेंगा दिखाते हुए उसने खुद के अपने विकास की राह चुनी। हालांकि हमारा दुश्मन है चीन, भारत का बिल्कुल वो बहुत खतरनाक दुश्मन है। लेकिन जिस तरह से उसने जो है यूरोप को और अमेरिका को ठेंगा दिखाते हुए उसको मैंने उनसे कोई वाहवाही और ख्याति या इस तरह का तमगा लूटने की उसकी कोई ख्वाहिशें नहीं थी। तो कहने का मतलब यह है कि इनसे जो लोग तर्क देते हैं कि भाई कि बड़ी बड़ी वाहवाही होती है यूरोप के देशों में, अमेरिका के देशों में, जापान में इत्यादि में, उसका कोई अर्थ नहीं है। राष्ट्र का हित जो है सबसे ऊपर है। तो वो जो गुजरात के हमारे भारतीय भाई थे, उनसे मैंने सवाल किया वही कि देश की सर्वोच्चता, सबके दिमाग में देश सबसे ऊपर है। अब रही बात है कि यदि देश की सर्वोच्चता और सबसे ऊपर की बात है, तो देश के साथ गद्दारी भी तो सबसे घिनौना पाप है। हाँ बिल्कुल है। तो मैंने कहा कि राहुल गांधी है, जानते ही होंगे कि कौन राहुल गांधी है। ये राहुल गांधी अपने सेनाध्यक्ष को सड़क का गुंडा कहलाता है और दुश्मन पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष को गले लगाने के लिए अपना दूत नवजोत सिद्धू को भेजता है। तो जरा बिल्कुल सच्चे मन से आप बताइए कि इस राहुल गांधी से बढ़ करके इस देश का गद्दार कौन होगा? कहने नहीं सब बिल्कुल कहना, ये तो गद्दारी तो है। फिर डोकलाम के मुद्दे की बात जो कि आज से 7 साल पहले
शायद 2015 नहीं 5 साल पहले 2017 में डोकलाम एक क्षेत्र है इसमें भूटान में। तो वहाँ पर जो है कब्जा करने के लिए चीन जो है वो अपना और जो कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जेसीबी और मशीन लेकर के वहाँ पहुँच गया था। और फिर भारत ने भी जो है अपनी सेना लगा दी थी, यहाँ तक कि और हिंद महासागर में भी नौसेना को तैनात कर दिया था कि ज़्यादा वो खुरापात कर तो हिंद महासागर में जो है वो नौसेना और उसका ये क्योंकि उसका 95% व्यापार जो है उसी वो हिंद महासागर के रास्ते से ही होता है। तो काफ़ी जब उसको जाम किया गया तो लगभग 2.5 महीने चीन की सेना भारत की सेना डोकलाम के मुद्दे पर आमने सामने वो डटी रही और अंत में मैं उसको पीछे हटना पड़ा। और डोकलाम के मुद्दे पर काफ़ी वो सेखी बघा रहा था चीन जो है कि चीन का इरादा बिल्कुल हिमालय के चट्टान से भी ज़्यादा मजबूत है, वो हटने वाला नहीं है, फैलाने वाला ढकाने वाला नहीं है। भारत ने कुछ बोला नहीं, बिल्कुल वो डटा रहा। और अंत में जो अपने इरादे को हिमालय की तरह या हिमालय की चट्टान की तरह अडिग बोलने वाला चीन जो है उसको उसी को पीछे जो है वो हटना पड़ा। तो जिसमें दोनों देशों की सेनाएं आपस में आमने सामने थी, उसी वक्त जो है या उसी के दौरान ये राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से रात के अंधेरे में चोरी छिपे मिलता है। तो फिर मैंने ये सवाल किया कि बताइए जिसमें युद्ध जैसी स्थिति हो, तनातनी जैसी स्थिति हो, वो दुश्मन राजदूत से वो भी चोरी छिपे रात के अंधेरे में और शुरू में झूठ भी बोलता रहा कि हम नहीं मिले हैं। जब उसको काफी घेरा गया लोगों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, तब ये कबूला कि हाँ मिले थे। तो मैंने सवाल किया कि आप बताइए कि इस राहुल गांधी से बढ़ करके इस देश का गद्दार कौन होगा? तो उन्होंने बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना था कि इस चीज का प्रचार नहीं है। मैंने कहा बेशक यही तो समस्या है। बीजेपी ने इस घोर गद्दार राहुल गांधी को गद्दार के रूप में कभी भी पेश नहीं किया, न पेश होने दिया, न अपने देशवासियों को कि ये राहुल गांधी इस देश का बहुत बड़ा गद्दार है। जनता भी इसको गद्दार के रूप में समझे। हाँ, जनता इस खतरनाक गद्दार जो है राहुल गांधी को गद्दार के रूप में न समझे, इसकी साजिश किया है इसने बीजेपी ने। बराबर इसको इस गद्दार को अच्छा और भी गद्दारियां हैं, यानी वो आपका सर्जिकल स्ट्राइक पर ये सबूत मांगता रहा। सिर्फ अपनी ही सेना का शौर्य पराक्रम को नीचा दिखाने और अपनी सेना का मनोबल तोड़ने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक पर भी और बालाकोट स्ट्राइक पर भी अपनी सेना का मनोबल पराक्रम को नीचा दिखाने और जो है और उसके मनोबल को तोड़ने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक पर भी और बालाकोट स्ट्राइक पर सबूत मांगता रहा। ये सारी बातें मैंने बताया, कहने में बिल्कुल आप सही कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा गद्दार है। लेकिन बीजेपी मैंने कहा अब देखिए, और इसकी गद्दारियों की और भी चीजें हैं। हालांकि मैंने नहीं बताया कि देखिए गलवान में जो 2 साल पहले जो है वो जो है धोखा दे करके, हालांकि धोखा इस बात का था कि जो एक जो है एक मैंने एक नो वार जोन का मैंने जो एलएसी के आसपास कि वहां पर दोनों देशों की सेनाएं पेट्रोल करेंगी, लेकिन बगैर किसी हथियार के।
ये दोनों में समझौता है। लेकिन चीन तो बड़ा धोखेबाज किस्म का है ना। तो जब हमारे देश की सेना अच्छा ये था कि भाई कि इस सीमा से पीछे आप हट जाइए, तो वो सब हटे तो जरूर, लेकिन इंपॉर्टेंट पोस्ट से वो छोड़े नहीं। और इसी बात को जो है जो हमारे जो बिहार रेजिमेंट के जो कैप्टन थे संतोष बाबू, हाँ, उन्होंने देखा, उन्होंने बताया। और जिस क्षेत्र में ये दोनों देश के बीच में समझौता था कि कोई भी हथियार लेकर नहीं आएगा, उसमें सब धोखे से, और वो गलवान की जो माने जो नदी है घाटी में, वो बिल्कुल अंधेरा, रात के अंधेरे में हजारों की तादाद में सब आ गए। वो मतलब कि स्टिक लेकर के, डंडे लेकर के, और भी चीजें लेकर के। और हमारे 20 जवान जो है, और जिसमें कि कैप्टन, बिहार रेजिमेंट के कैप्टन संतोष बाबू भी शहीद हो गए। लेकिन फिर उसकी प्रतिक्रिया में भारतीय सेना ने उसके धोखेबाजी को समझा और उनके सैनिकों को भी उसी तरह से प्रहार किया, और 45 से 50 तक उसके भी सैनिक मरे। अब वो, चूंकि चीन हमेशा एक झूठा किस्म का देश है, झूठ ही बोलता है। उसका जो ग्लोबल टाइम्स भी एक बहुत बड़ा, यानी बहुत बड़ी जो है प्रोपेगेंडा मशीन है। और आज तक उसने जो है सिर्फ बताया कि 40 सैनिक उसके मरे हैं, और अपने जो शहीद हुए सैनिकों का उसने सम्मान तक नहीं किया। तो उसकी बात छोड़ दीजिए। तो उसी डोकलाम पर अब फिर जो है ये राहुल गांधी के चमचे जो है, ऋचा चड्ढा वगैरह जो है, वो चीन का ही पक्ष लेते हैं। और देश ने देखा होगा कि जब लद्दाख के मामले पर जब चीन की सेना, भारत की सेना वो डटी हुई थी, तो ग्लोबल टाइम्स जो कि एक जो है इसका चीन का प्रोपेगेंडा मशीन है, उसी की झूठी बातों को आधार बनाकर ये गद्दार राहुल गांधी जो है चीन के पक्ष का और भारत के खिलाफ माहौल ये बनाता रहा। और आज भी वो कहता है कि मोदी जी जो है वो आंख में आंख चीन के पता, लेकिन लगता जैसा वो बोलता है ना, लगता है कि वो खुद अपने से नहीं बोलता, सब लिख के देते हैं ये जेएनपीसी वाले उसको, वही बोलता है कि ये जो है चीन की लाल आंख में आंख मिलाकर नहीं देखते हैं। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है, ये बीजेपी वाले उसको कभी भी ये आईना नहीं दिखाते हैं कि भाई आंख दिखाने की बात तुम करता है। तुम्हारे बाप के नाना ने वो कौन सी आंख दिखाई थी कि अपने ही देश की जमीन जो है लद्दाख का एक हिस्सा अक्साई चीन के रूप में वो चीन के हाथों में सौंपा। तब तुम्हारे बाप के नाना की आंख नहीं थी, और वो आंख में आंख नहीं जो दिखाए थे, जो वो गद्दारी किए थे। और तिब्बत जो कि भारत में मिलना चाह रहा था, इसी गद्दार राहुल गांधी के बाप के नाना जो गद्दार जवाहरलाल नेहरू ने उस तिब्बत जो भारत में मिलना चाह रहा था। क्यों? कि चीन की नरसंहारी विस्तारवादी गतिविधि से डर करके उस तिब्बत को ये नेहरू थाली में सजा करके वो चीन दुश्मन चीन को दिया। और यही नहीं, जब वो चीन की सेना नरसंहार करते हुए तिब्बत पर कब्जा कर रही थी, ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू चीनी सेना के लिए चावल भेजा। तो ये सारी बातें जो है बीजेपी वाले कभी भी देश को नहीं बताते हैं, सिर्फ इसलिए
इस जीएनपीसी को, राहुल गांधी को, गद्दार नेहरू को बचाने के लिए ये तो गद्दारी है, यही गद्दारी है बीजेपी की। तो कुछ इस तरह के जो नमूने मैंने बताया, और बीजेपी किस तरह का मैंने ये साजिश करती है। इतने खतरनाक गद्दार राहुल गांधी के लिए बीजेपी वाले कहते क्या हैं, बीजेपी की जितने प्रवक्ता नेता कहते हैं 52 वर्ष का बच्चा, अबोध बालक और इसको नासमझ बालक, जिसको ये तमीज नहीं है कि आटा जो है किलो में मिलता है कि लीटर में मिलता है, या अधिक से अधिक पप्पू, जो इस तरह से सब इन शब्दों से जो नवाजते हैं इस गद्दार राहुल गांधी को, इसके पीछे की साजिश को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को देखने की जरूरत है। अब जो ये जैसा कि ये प्रकरण मैंने बताया, और इसी तरह की तमाम गद्दारियां हैं भारत के खिलाफ जो है, वो तमाम वो गद्दारियां हैं। तो इतने खतरनाक गद्दार को जो ये बीजेपी वाले, बीजेपी के प्रवक्ता जो है इस तरह से देश में वो प्रचार करते हैं कि ये राहुल गांधी जो है अबोध बालक है और 52 वर्ष का बच्चा है, नासमझ है, इसको तमीज नहीं है बोलने की, और अनाप शनाप भी विरोध करता रहता है, और अधिक से अधिक ये पप्पू है। किसी का देश के खिलाफ गद्दार होना और फिर उसको अबोध या पप्पू होना, यह सोचिए जमीन आसमान का फर्क। एक गद्दार को पप्पू के रूप में पेश करके उसी गद्दारी को धुलना बीजेपी के द्वारा, ये सबसे बड़ा भारत द्रोह, राष्ट्रद्रोह, गद्दारी है। ये बात मैंने, जो गुजरात में मेरे रहने वाले भाई थे जिनसे मेरा परिचय था, मैंने बताया, कहने साहब आप सही करें, लेकिन उन्होंने ये कहा कि इस तरह का प्रचार नहीं है, लेकिन यही तो निवेदन है हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों, विशेष करके गुजरात के भारतीय भाई बहन, कि सबसे बड़ी गद्दार जो है ये जीएनपीसी है, और उस गद्दार जीएनपीसी को बचाने वाले ये भी गद्दार है, ये अपने को राष्ट्रवादी कहने वाली भारतीय जनता पार्टी भी। इस तथ्य को हमारे सभी भारतीय भाई बहन बहुत अच्छी तरह से इसको समझें। इसलिए मोदी जी का विकास, मोदी जी का फलाने ठिकाने, वह सब जो है बिल्कुल व्यर्थ लगता है जब ये देश की बात आती है और देश के गद्दारों को बचाने की बात आती है। तो जीएनपीसी की रक्षा करने का इनका एक बहुत लंबा इतिहास रहा है, इन बीजेपी वालों और जनसंघ वालों का हमेशा से इतिहास है। यहाँ तक कि अपने अस्तित्व को मिटा करके भी, अपने पर सारे आरोप झेल करके भी ये हमेशा से इसे जीएनपीसी को या गांधी नेहरू परिवार चल रहा चौकड़ी कागज, या उसके जवाहरलाल नेहरू को, इतने बड़े गद्दार जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी को हमेशा से ये बीजेपी वाले उसको बचाते रहे। हमने कुछ नमूने के तौर पर बताया था, लेकिन उसको बार बार उसकी चर्चा करके उसको समझने की आवश्यकता है। जो ये राहुल गांधी इस देश का गद्दारी नहीं, यह ड्रग स्मगलिंग करते हुए अमेरिका में और कई विदेशी करेंसियों के साथ, बोस्टन शहर अमेरिका है, वहां पर ये पकड़ा गया था। तो सोनिया गांधी ने, जो ये अटल बिहारी वाजपेयी था, अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री था एनडीए की सरकार के दौरान, और उसका प्रधान सचिव था ब्रजेश मिश्रा। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें ब्यूरोक्रेसी में तमाम जीएनपीसी के चमचे जो है वो भरे हुए हैं। तो उन्हीं चमचों में एक चमचा ब्रजेश मिश्रा को ही जो है ये वाजपेयी अपना
प्रधान सचिव बना हुआ था। तो सोनिया गांधी ने ब्रजेश मिश्रा को, जो कि एक जेएनपीसी का चमचा था, उसको रात के 12 बजे फोन करती है और ये ब्रजेश मिश्रा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को 12 बजे जगाता है। और ये भारत का प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, कहने में तो माने ये एक शर्मनाक बात है, नौकर की तरह जो है वो फिर जो है, मतलब कि वो कह सकता था कि भाई कि ये कोई समय है, लेकिन जिस तरह से नौकर जो है वो खादिम होता है और ओबीडियंट होता है, वो तुरंत जा करके जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से बात करके इस ड्रग स्मगलर राहुल गांधी को छुड़ाता है, ये अटल बिहारी वाजपेयी। तो यह भी मैंने बताया, यह भी हमारे गुजरात के भारतीय भाई को बताया कि ये हालत है बीजेपी की। और अटल बिहारी वाजपेयी जब 60 के दशक में इसी उसमें बीजेपी नहीं थी, उसमें जनसंघ थी। तो उसमें एक कद्दावर नेता थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की महानताओं के विषय में हमने कुछ इसी यूट्यूब के माध्यम से बताया था। तो बहुत कद्दावर नेता थे और उनकी लोकप्रियता से उसमें जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी बहुत घबराई हुई थी। और उसी इंदिरा गांधी ने साजिश करके इस जो कद्दावर नेता थे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच बहुत ही ऊंची थी। उन्होंने कहा कि विकास का मापदंड इसी से है कि सामाजिक सोपान का जो आखिरी जो सीढ़ी है, सीढ़ी पर जो बैठा हुआ उसकी स्थिति में क्या सुधार हुआ, वही पैमाना है विकास का। तो जिसको बोलते हैं अंत्योदय, यानी लास्ट रंग ऑफ द सोशल लैडर, यानी सामाजिक सोपान के अंतिम सीढ़ी पर बैठा हुआ व्यक्ति। तो अंत्योदय इतना महत्वपूर्ण जो अवधारणा जो है वो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की ही देन है। तो इसी तरह से जो है बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, उसकी लोकप्रियता से ये इंदिरा गांधी जो कि उसमें प्रधानमंत्री थी, डर करके और तमाम बातें, और उनको साजिशन जो है वो मरवाया उसने और उनके शव को अपमानजनक ढंग से इसी मुगल सराय रेलवे स्टेशन पर इसने फेंकवाया था। ये सबको मालूम है, उसमें जनसंघ को भी मालूम है, अटल बिहारी वाजपेयी को भी मालूम था। ये अटल बिहारी वाजपेयी अपने ही उसी जनसंघ के कद्दावर नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु के जांच की मांग नहीं करता है, सिर्फ इसलिए कि वो इंदिरा गांधी बेनकाब ना हो। देखिए ना, ये वाजपेयी की गद्दारी जरा देखिए कि अपने ही नेता की मृत्यु होती है और वो भी कद्दावर नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय, उनकी मृत्यु की जांच की मांग नहीं करता है ये वाजपेयी। और जब एक अवसर आता है तो यही अटल बिहारी वाजपेयी उसी इंदिरा गांधी को जिसने ये मरवाया था, अच्छा, और इसने जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय को ही नहीं मरवाया, और भी जो राजनीतिक हत्याएं हैं, शास्त्री जी और जो है वो उसे इंदिरा गांधी का एक जो है कैबिनेट कलीग, माने जो है मंत्रिमंडलीय साथी, रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र, उसको भी मरवाया था। और एक नागर वाला वो कर्मचारी था, इसका बैंक का कर्मचारी,
जो कि इंदिरा गांधी की ही आवाज बोल करके बैंकों से कैश निकलवाता था। तो जब ये मामला प्रकाश में आया तो लोग संदेह करने लगे भाई कि जब वो नागर वाला इंदिरा गांधी की आवाज बोल करके कैश निकलवाता है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि इंदिरा गांधी खुद बैंकों को बोल करके जो है वो कैश निकलवाती हो। जब ये मामला, जब ये तूल पकड़ने वाला ही था, तब तक उस बैंक कर्मचारी नागरवाला की हत्या हो जाती है। तो तमाम राजनीतिक हत्याएं जो है और बाद में जो यही संजय गांधी उसके 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 राजनीतिक अस्तित्व के लिए वो खतरा बन गया था। पूरी कांग्रेस, पूरा देश वही जो है वही वो चला रहा था। और काफी लोग जो है इस बात की आशंका भी व्यक्त करते हैं कि संजय गांधी को मरवाने में इसी का हाथ है। ठीक है, तो उस इंदिरा गांधी को ये अटल बिहारी वाजपेयी दुर्गा बोलता है, उसको दुर्गा बोलता है, माता दुर्गा की बात देता है। तो इतनी बड़ी अभिशाप, ये देश को जानना, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना बहुत आवश्यक है कि इतनी बड़ी अभिशाप इस देश की जो है, उसके सारे जो है मोहनदास करमचंद गांधी से लेकर के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इत्यादि जो है, सोनिया गांधी जो है इस देश की बहुत बड़ी गद्दार भी है, बहुत बड़ी अभिशाप भी है। लेकिन उनको बचाने वाले ये बीजेपी वाले, तो बीजेपी वालों के देश के खिलाफ गद्दारी का भी एक आलम है और ये अपने को राष्ट्रवादी भी कहते हैं। और इसी जीएनपीसी के नेताओं प्रवक्ताओं के आगे ये बीजेपी के जो नेता प्रवक्ता हैं भीगी बिल्ली जानबूझ करके इसलिए बनते हैं ताकि देश और देखने वाले जीएनपीसी की बातों को सत्य माने। ये भी इनकी एक बहुत नाटक और साजिश है कि उसके आगे, जैसे उदाहरण के लिए कल एक टीवी में देखा जा रहा था कि ये किसी यूट्यूब पर देखा जा रहा था कि पवन खेड़ा एक जो है वो प्रवक्ता है जीएनपीसी का, तो वो कह रहा है कि हमारे जो है सुभाष चंद्र बोस हैं, हमारे जो है सरदार पटेल हैं और ये लोग हैं, उनकी ओर से कौन है? उनकी ओर से बस वही सावरकर हैं और गोडसे हैं। ये जीएनपीसी का नेता या प्रवक्ता उस पवन खेड़ा को आईना नहीं दिखाया कि तुम्हारे सुभाष चंद्र बोस कैसे हो गए। जिस सुभाष चंद्र बोस को अब मैंने चुनाव में मैंने कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में जीतने के बाद उनको अपमानित करके उनको इस्तीफा देने पर मजबूर किया और फिर बंगाल प्रदेश में भी उनको उसी साजिश के तहत जो है वो निकलवा दिया और उनको देश के बाहर जो है वो जाने के लिए उनको मजबूर किया कि ताकि वो इस तरह का संगठन बनाए और देश को आजाद कराने के लिए इन कांग्रेसी नेताओं ने उसमें के कांग्रेसी नेताओं ने आजाद हिंद फौज को जो है किराए के या भाड़े के सैनिक तक कहा। ये मोहनदास करमचंद गांधी आजाद हिंद फौज के ही खिलाफ जो है उसने ऑल इंडिया रेडियो या आकाशवाणी पर कहा और भारतवासियों को और वो भारतीय जो कि अंग्रेजी सेना में थे उनको आह्वान किया आजाद हिंद फौज के खिलाफ, जो आजाद हिंद फौज अंग्रेजी सेना के खिलाफ लड़ रही थी इस देश को आजाद कराने के लिए। इतनी गद्दारियों के बाद भी ये पवन खेड़ा कहता है, अच्छा अब इतना ही नहीं, ये जो है सुभाष चंद्र बोस को रूस के जंगलों में बने हुए जेल या साइबेरिया के जंगलों में बने हुए जेल में निर्मम यातनाओं के साथ जो है मरवाया इस नेहरू ने।
रूसी शासकों से मिल करके, और मरवाने के बाद फिर झूठी कहानी बनाई कि उनकी मृत्यु जो है वो हवाई जहाज दुर्घटना में हुई, ताकि किसी का ध्यान जो है, जो रूस के जंगलों में ही जो है जो हत्या करवाई गई हमारे नेताजी की, उधर किसी का ध्यान न जाए। और मरवाने के बाद ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार पर जासूसी करवाता रहा जब तक वो जिंदा रहा। अरे बड़ी लंबी कहानी है। और हमारे वो सुभाष चंद्र बोस हमारे नेताजी, जो कि आज भी यानी देशभक्ति और कुर्बानी शहादत के सबसे बड़े आदर्श हैं, उसको ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू माउंटबेटन से मिलकर के एक ऐसा दस्तावेज इसने तैयार करवाया जिसमें उनको अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित किया गया। उसका कौन खड़ा कहता है कि उसके जो है वो सुभाष चंद्र बोस, और ये बीजेपी के लोग जो है वो भीगी बिल्ली की तरह जो है बस उसको देखते हैं। देखिए, मैं अक्सर देखता हूं कि जब भी टीवी पर डिस्कशन होता है, कोई भी अनर्गल बात को ये ढकना रहता है, बहुत जोर से कहना रहता है, और कोई और प्रवक्ता बोल रहा होता है, बड़ी ऊंची से जो है वो उंगली ऊपर करते हैं उस बात को काटने के लिए। ये एनपीसी के प्रवक्ता, एनपीसी का हो या कम्युनिस्टों का, और ये झूठा जो है आरोप प्रलाप जो है एनपीसी के प्रवक्ता जब करते रहते हैं, तो बीजेपी के जितने प्रवक्ता है वो सर जो है वो उंगली उठाने के बजाय उसको काटने, उसकी बात को काटने के लिए उंगली उठाने के बजाय हमेशा सर झुकाए रहते हैं। ये इनका चरित्र है, लेकिन सारा इनका क्रिया चरित्र सिर्फ है इस गद्दार एनपीसी को बचाने के लिए। तो ये तमाम जितनी भी गतिविधियां हैं वो बिल्कुल वो चीख चिल्लाकर कहती हैं कि किस गद्दार एनपीसी और उसके सभी नेहरू, इंदिरा, राजीव, सोनिया, राहुल, प्रियंका को बचाने के लिए पूरी साजिश करते रहते हैं ये बीजेपी वाले। इसलिए इनके राष्ट्रवाद की असलियत को समझने की आवश्यकता है। यही बात मैंने जो है जो गुजरात के जो भारतीय भाई थे जो कि बता रहे थे कि गुजरात के लोग जो है काफी मोदी को इतनी बड़ी इज्जत देते हैं और ये करते हैं। मैंने कहा यदि इस बात को हमारे सभी गुजरात के भारतीय भाई बहनों को बताया जाए तो उनका निश्चित तौर पर दोनों का सफाया कर देंगे, जो है भारतीय जनता पार्टी का भी और कांग्रेस का भी। उसी की आवश्यकता है। इस देश को जो है न तो जेएनपीसी की आवश्यकता है और न तो जेएनपीसी को बचाने वाली बीजेपी की आवश्यकता है। एक नई सोच आने की आवश्यकता है जो कि देश में देशभक्ति का माहौल है, और ऐसी पार्टी नहीं जो कि राष्ट्रवाद या देशभक्ति का मुखौटा तो पहने, लेकिन सारी गतिविधि जो है वो देश विरोधी की हो। देश विरोधी मतलब कि देश के दुश्मनों को पालने की हो। और इसके पहले कई बीजेपी के समर्थक, कट्टर समर्थक और कई जो है आरएसएस के समर्थकों से भी मेरी व्यक्तिगत रूप से बात हुई। बीजेपी के समर्थकों का बस एक ही तर्क है कि साहब हम तो राष्ट्रवाद चलाते हैं, देशभक्ति चलाते हैं। तो हमने कहा भाई कि इनका राष्ट्रवाद और देशभक्ति बिल्कुल पाखंडी ही नहीं बल्कि बिल्कुल नकली है और देश को दुख देने वाला है। तो उनका बस एक ही जवाब हुआ करता था कि साहब यदि देशभक्ति के रूप में, राष्ट्रवाद के रूप में यदि इससे कोई अच्छा बेहतर विकल्प मेरे सामने आता है तो हम लोग निश्चित रूप से वो विचार करेंगे। और यही जवाब जो है आरएसएस का भी एक कट्टर समर्थक था और प्रचारक था, यही बात रखी गई। वो भी बोला कि आप बात सही कर रहे हैं कि यदि देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति
और जो है वो राष्ट्रवाद के विषय में यदि इस बीजेपी से भी बेहतर, आरएसएस से भी बेहतर कोई विकल्प आता है तो हम लोग निश्चित वो विचार करेंगे। तो हमने कहा भाई कि ये भारतीय जनता दल की सोच है। और सबसे बड़ी तो है भारतीय एकता के भी को लेकर के बीजेपी की जो सोच है, क्या सोच है कि उसको इस बीजेपी को भारतीय एकता नहीं चाहिए, उसको हिंदू एकता चाहिए। कितनी खतरनाक बात है ये। यदि उसकी बात को माना जाए तभी तो असदुद्दीन ओवैसी कहता है कि मुस्लिम एकता चाहिए, और फिर जातियों के आधार पर और लोग एकता चाहिए, एमवाई वाली एकता चाहिए, राजभर वाली एकता चाहिए, निषाद वाली एकता चाहिए। ये सारी एकताएं जो हैं भारतीय एकता की बड़ी खतरनाक दुश्मन है। और उन दुश्मनों में हिंदू एकता भी एक खतरनाक दुश्मन है, मुस्लिम एकता भी एक जो है वो खतरनाक दुश्मन है। लेकिन इन बातों का प्रचार होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। तो ये बात उनको बोली गई। और दूसरा है कि तो एक बात मैंने उनके सामने, उन्होंने कहा साहब हिंदुत्व भी है, तो मैंने कहा भाई यह देश हिंदुत्व के लिए नहीं बना है। हिंदुत्व का अनुसरण करने की आजादी है, लेकिन यह देश हिंदुत्व के लिए नहीं बना है। हिंदुत्व का अनुसरण करिए, किसी और पंथ का, इस्लाम का करिए, सिख पंथ का करिए, ईसाई पंथ करिए, इसकी आज़ादी और इसके विषय में फंडामेंटल राइट भी है, मौलिक अधिकार भी है इसका अनुसरण करने के लिए। लेकिन यह देश जो है हिंदुत्व या सनातन के लिए है ही नहीं। और उससे भी बड़ी बात कि हमारा देश यदि महफूज रहेगा, सुरक्षित रहेगा, मजबूत रहेगा, तो हिंदू सनातन या इस्लाम पंथ या ईसाई पंथ या सिख पंथ अब